ठीक है। हमने अभी जो सुबह से जितनी भी चर्चा की है ना, वो चर्चा करने के लिए पहले हमने प्रयोजन को स्थापित किया, इसलिए पहले नियम, नियंत्रण, संतुलन की बात हुई। संतुलन के अर्थ में हमारे को परमाणु में व्यवस्था समझ में आती है। अगर हमारे में संतुलन की समझ नहीं है, संतुलन की आवश्यकता हमारे में स्थापित नहीं हुई है, तो हम समझने जब जाते हैं तब सब कुछ फिर कुछ व्यवस्थित रूप में समझ नहीं पाते। विज्ञान के साथ जो समस्या है वो इतनी हुई कि उधर संतुलन की समझ नहीं है ना। तो संतुलन होना ही, हाँ हाँ, ठीक ठीक। ठीक। हाँ ठीक है। तो हमने जो सुबह चर्चा शुरू की थी उसमें हमने पहले व्यवस्था को पहचाना, है ना। ये स्थूल स्तर पे हमें व्यवस्था दिखती है। तो ये व्यवस्था का जो मुद्दा है ये पहचानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अब जितना क्रम हम ये अनुगमन में देखेंगे, इसको व्यवस्था के अर्थ में देखेंगे, है ना। और व्यवस्था का प्रयोजन जब हमारे को स्वीकार हो जाता है कि अस्तित्व में व्यवस्थित होना ही प्रयोजन है, और व्यवस्था में जो नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है ना, इस अर्थ में हम चीज़ों को देखेंगे। इस अर्थ में जब देखने जाते हैं तो चीज़ें फिर समझ में आती हैं, है ना। व्यवस्था का कि हमारे अंदर प्रयोजन की समझ ना हो कि व्यवस्थित होना है चीज़ों को, नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक होना है, तो फिर हमारे को चीज़ें स्पष्ट नहीं होती या हम कुछ गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कुछ पूछना? हाँ। यानी कि भैया जो प्रयोजन का फर्स्ट डे हमने जो ओपन किया था उसमें हर एक जो अवस्थाओं का वापस नियम, नियंत्रण और संतुलन वो भी वेरीफाई करना होगा ना। हाँ, तो नियम तो उनका निश्चित आचरण हो गया, है ना, और नियंत्रण उनकी परंपरा के अर्थ में हो गया, है ना। अब उनकी जो पूरकता है, उपयोगिता है, वही उनका संतुलन के अर्थ में है। उनकी जो उपयोगिता है ये एक संतुलन के अर्थ में, और दूसरी उनकी पूरकता जो है ना। तो कोई भी इकाई है उसकी पूरकता उपयोगिता है ना। इसको जब हम पकड़ लेते हैं तो हमारे को ये समझ में आ गया कि अब हम संतुलन के अर्थ में सोचना शुरू कर दिए। ठीक है, तो अब हम प्रकृति को हर जगह पे संतुलन के अर्थ में देखना शुरू कर दिए। अब हमारे को सब चीज़ों के अंदर ये नहीं देखना है कि एक एक चीज़ को अब हमें संतुलन इसका क्या है, इसका क्या, ऐसा नहीं। अब जिससे डील करना है, जिसको समझना है, उस पॉइंट को देखने की जरूरत है। जैसे अभी हम परमाणु की बात कर रहे हैं, अब परमाणु को उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अब कोई भी मुद्दे को हम लेंगे उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि इसमें संतुलन का स्वरूप क्या है। उसके आधार पर यह चीज़ हमें समझ में आनी शुरू होगी, है ना। अब ये एक्सरसाइज नहीं करनी कि भाई देखिए आम के अंदर क्या पूरकता उपयोगिता है या अमरूद में क्या है, एक एक करके एक एक वनस्पति को करें तो अनंत हो जाएंगी ना, है ना। तो जब हम आम खाने लगे तब उसकी पूरकता उपयोगिता ध्यान रहे। जब हम जिस चीज के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जिस चीज के साथ हम जी रहे हैं, उसकी पूरकता उपयोगिता ध्यान में रहनी। हाँ, राइट। प्राण अवस्था आ सके इसलिए फिर और बनी रहे। फिर मटेरियल और प्लांट्स का अगर प्रयोजन देखेंगे तो एनिमल ऑर्डर हाँ आए और बना रहे इसलिए। हाँ, तो वो तो मोटी बात हो गई, है ना, ओवरऑल बात हो गई। मैं कह रहा हूं कि तो ये इससे हमें क्या मिला, ये चीज को स्टडी करने से हमारे पास क्या चीज आई। तो इससे हमारे पास ये समझ में आया कि हम चीजों को नियम, नियंत्रण, संतुलन के अर्थ में अध्ययन कर सकते हैं। हमने कहाँ से बात शुरू की थी सुबह कि व्यवस्था ही समझ में आती है, तो व्यवस्था का ही अध्ययन होता है ना। तो व्यवस्था का अर्थ बोला नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक होना। एक
फिर दूसरा बोला उसके निश्चित अंग अंश होते हैं, निश्चित उसकी क्रियाएं होती है और निश्चित भागीदारी होती है ना। इस रूप में हम चीज़ों को स्टडी करें। इस मॉडल को लेके चलने से हमारे को चीज़ों की समझ बनती है। परमाणु की समझ जो बन रही है इसलिए बन रही है क्योंकि हम उसको इस मेथडोलॉजी से समझ रहे हैं। जब इसको छोड़ के परमाणु को अध्ययन करने गए तब कुछ हाथ नहीं लगा, या जो हाथ लगा वो बहक गया, उससे परमाणु युद्ध में पहुंच गए हम। हाँ, मतलब हम व्यवस्था के अर्थ में नहीं समझ पाए उसे, तो व्यवस्था के अर्थ में नहीं समझ पाए तो व्यवस्था के अर्थ में प्रयोग नहीं कर पाए। हाँ हाँ, बस 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 वही, तो शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर लगे रह गए। इसलिए प्रकृति के अध्ययन के साथ मानव का अध्ययन साथ में होना जरूरी। मानव के अध्ययन के आधार पर ही प्रकृति का अध्ययन है, वो छोड़ के नहीं करना है। और इसलिए मानव के साथ उसकी रेलेवेंस क्या है, इसको बार बार पकड़ना है, वो छूट जाता है नहीं तो। ठीक है ना, ठीक है। तो हमारी चर्चा परमाणु में, हमने परमाणु के मॉडल की बात करी थी और हमारी एंड में जो चर्चा चल रही थी वही चल रही थी कि विज्ञान में जो अध्ययन किया उसके अंदर पहले आवेश को पैदा किया, आवेशित वातावरण में इकाई को देखने गए तो परमाणु में आवेश दिखे। अगर उसको आवेशित नहीं करते हैं तो उसमें आवेश है नहीं। ये आवेश कहाँ से आता है, जब हम उसको किसी है ना आवेशित फील्ड में डालते हैं तो वो उसकी व्यवस्था बिगड़ती है, उस बिगड़ी हुई व्यवस्था के स्वरूप में आवेश दिखते हैं, है ना। जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसके अर्थ में आवेश नहीं है, तब तो बना ही हुआ है, वो अपने क्रिया में लगा हुआ है सतत, है ना। स्वभाव गति में ही आचरण है, तो इसलिए आचरण का अध्ययन करना है, स्वभाव गति में हमें अध्ययन करना है, ना कि आवेशित गति में। आवेशित गति में कोई आचरण नहीं होता है। ठीक है, तो परमाणु के स्तर पे अब ये आपको स्पष्ट हो गया। एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि परिवेशीय अंश जो है शून्य आकर्षण में है। दूसरी बात ये समझ में आई कि जो नाभिकीय का एक चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र है जिसके अंदर सारे परिवेश हैं, उस परिवेश के अंदर जो परिवेशीय अंश हैं उन सबके भी अपने अपने चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र हैं छोटे छोटे। इन दो जो प्रभाव क्षेत्रों के, चुंबकीय प्रभाव क्षेत्रों के आपस की जो क्रिया है ना, उससे इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है और उस पोटेंशियल का संतुलन ही ये ऑर्बिट्स है। ऑर्बिट वो चीज है, परिवेश वो चीज है जहां पे ना तो खिंचाव है ना रिपल्शन है, ना आकर्षण है ना विकर्षण है, संतुलन है। हाँ एक्सिस को मत करो अभी, केवल इतनी बात को देखना है कि ये जो शून्य आकर्षण में है, जितने भी ऑर्बिट्स हैं शून्य आकर्षण में कहीं है इसमें। हाँ, तो गति तो है ही, गति खत्म नहीं होगी इकाई में, इकाई में गति है और वो एक निश्चित अच्छी दूरी बनाए हुआ है उस इकाई के साथ, है ना। तो ये ऊर्जा संतुलन के रूप में या गति संतुलन के रूप में ना तो आकर्षण में आ रहा है ना विकर्षण में जा रहा है ना। इससे आगे पीछे कहीं स्थित करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये ऑर्बिट, एक ऑर्बिट है दूसरा ऑर्बिट, इसके बीच में कोई जगह नहीं है जहां पे वो स्थित होगा। वो खट से या तो ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा, नीचे में चले जाएगा, है ना। तो ये संतुलन के क्षेत्र हैं, ये गतियों के संतुलन के क्षेत्र हैं जो कि स्वाभाविक विधि से होता है ना। जब इस संतुलन से बाहर होगा तो आकर्षण या विकर्षण में ही होगा ना भाई। शून्य आकर्षण में नहीं होगा तो आकर्षण या विकर्षण में होगा ना। अभी देखो, पहले जो बोल रहा हूं उसको सुनो। अभी जहां पर हैं, जिस परिवेश में है, वो शून्य आकर्षण है, ये समझ में आ गया? सुबह बात हुई, ठीक है। नहीं है तो शून्य आकर्षण की बात क्या थी कि आकर्षण का मतलब होता है पास आने की गति, विकर्षण का मतलब होता है दूर जाने की गति। जब वो एक निश्चित परिवेश में है तो पास आ रहा है या दूर जा रहा है?
शून्य आकर्षण में। अब समझ में आया शून्य आकर्षण में है, ठीक है। अब शून्य आकर्षण एक संतुलन है। अब इससे आगे पीछे होगा उसके लिए उस या तो आकर्षण होना पड़ेगा या विकर्षण होना पड़ेगा, इतनी सामान्य सी तो बात है। तो ये जो रेंज है उसकी, वो ये संतुलन की रेंज है, इसमें संतुलित रहता है, इससे आगे पीछे आकर्षण विकर्षण। फिर यहां पे एक रेंज है, इसमें संतुलित रहता है। जब आगे पीछे होता है तब शून्य आकर्षण में नहीं है, जब परिवेश में है तब शून्य आकर्षण में है। तो ऑर्बिट तो हमेशा ही आवेश में बदलेगा। समझ में आई बात? अब ऑर्बिट जब भी बदलेगा उसका, ये ऑर्बिट से बाहर निकलेगा या अंदर वाले ऑर्बिट में आ जाएगा, ये सब आवेश पूर्वक ही होगा, आकर्षण या विकर्षण पूर्वक, संतुलन में ही रहेगा। हो गया ना कनेक्ट? हाँ हाँ, तो उसको कुछ क्वांटा ऑफ एनर्जी देने से एक्साइटेड स्टेट, क्वांटा ऑफ एनर्जी वो एमिट करके लेस एक्साइटेड स्टेट, ये देखिए सब तो पकड़ में आता है। हाँ, कितना सिंपल हो गया। ये सब शून्य आकर्षण में है। हाँ हाँ, बाहर तक सेम है, बिल्कुल शून्य आकर्षण की गतियां सेम है, समान है। हाँ, तो आप क्या बोलोगे कि जो धरती सूर्य